नमस्कार साथियों, द शील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे और इसमें हम कुछ बेसिक पार्ट को भी कवर करेंगे। ये द हिंदू का आर्टिकल है, ठीक है। तो देखिए ये शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसी पे डिस्कस करते हैं। तो इसको सबसे पहले ना हम अपने सिलेबस से जोड़ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में संस्थागत सुस्ती, है ना, सुस्ती मतलब सुस्ती आ गया है न्याय प्रणाली में। तो उसी के ऊपर ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। एक तो ये हमारा जीएस पेपर 2 से कनेक्ट होगा। सबसे पहली बात तो ये जीएस पेपर 2 में का मौलिक अधिकार हो गया, इसका शासन हो गया, है ना, शासन प्रशासन में। फिर दूसरा एक और आर्टिकल है, ये भारत के ग्रामीण मॉडल जो है ये विकास कूटनीति को आकार दे रहा है, कूटनीति को आकार दे रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है क्योंकि इसका कुछ बेसिक्स भी हमें क्या करना है, कवर करना है। तो चलिए देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी, न्याय केवल दिया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। और यह जो कथन है भारतीय न्यायपालिका की आत्मा को अभिव्यक्त करता है। अगर हम लोग देखें तो हमारा जो लोकतंत्र है इसके 3 स्तंभ है ना। एक को हम लोग को क्या बोलते हैं, विधायिका, फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। ये ट्रायंगल जैसा बना सकते हैं यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, लोकतंत्र के 3 स्तंभ है और उनमें से न्यायपालिका को भी विशेष स्थान प्राप्त है। क्यों विशेष स्थान प्राप्त है? क्योंकि ये संविधान के क्या है, संरक्षक है, नागरिक के अधिकारों की क्या है, रक्षक है। शासन की वैधता का अंतिम निर्णायक कौन लेता है? ये सुप्रीम कोर्ट लेती है ना। और अगर भारत जैसे विविधतापूर्ण देश और जटिल समाज में न्यायपालिका क्या करता है, तो विवाद निपटान का माध्यम भी बनता है और साथ में सामाजिक परिवर्तन में भी एक क्या होता है, महत्वपूर्ण साधक के रूप में उभरता है। लेकिन आज इसके सामने कई सारी समस्याएं हैं जिसको इस आर्टिकल में जो डेटा फैक्ट दिए गए हैं उसको तो मैं बताऊंगा ही, उनके साथ साथ आपके कोर सब्जेक्ट को भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस आर्टिकल में अगर देखें तो किसके बारे में चर्चा किया गया है, बेसिकली यहाँ पर बताया गया है लंबित मामला। लंबित मामला मतलब केस दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी कि न्यायपालिका पर बोझ हो रहा है, केस बढ़ रहा है और न्याय तक पहुंच में असमानता हो रही है और साथ में न्यायिक प्रक्रिया पर विवाद होगा इसी तरह से। और इन सब के कारण क्या है, तो वही बहुत सारे जजों के कम संख्या, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसके बाद एआई का यूज नहीं, तो अभी हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले जान लेते हैं कि इस आर्टिकल में बेसिकली किसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में अगर देखें तो आम आदमी के लिए एक ब्लैक होल जैसी है। क्या है, याद रखिएगा, ब्लैक होल जैसी है। कैसे है ब्लैक होल जैसी? यहाँ पर आदमी का क्या होता है, समय भी जाता है और पैसा भी जाता है, दोनों, है ना, समय और पैसा दोनों गायब हो जाता है। और आपको एक कथन पता होगा, है ना, जस्टिस जस्टिस इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और ये वास्तविक होते हुए हमें दिख रहा है ना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो न्याय व्यवस्था है वो अच्छा काम कर रही है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन ये जो बढ़ता बोझ है कहीं ना कहीं ये हमारे लिए चिंताजनक बात है। तो इसमें बताया गया है कि इसमें इस आर्टिकल में कि मार्च 2026 तक जो है टोटल जो लंबित मामला है लगभग 5.58 करोड़ से भी अधिक है, जिसमें से 85% से भी अधिक लोग जिला अदालत में है, ठीक है। हाई कोर्ट में उसी तरह से लगभग हाई कोर्ट में 63.7 लाख मामले क्या है, लंबित है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर देखें तो वहाँ पर 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 93,000 के आसपास मामले क्या है, लंबित है। और भारत में जो है अगर देखेंगे, भारत में जो जज है ना, जज जनसंख्या अनुपात अगर 2014 के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पर कितना था, लगभग 17 या 18 जज
जज के आसपास था और आज के टाइम पे 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 22 जज क्या है प्रति लगभग 22 जज जो है हमारे जज प्रति मिलियन लोगों पर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो और किस टाइप का विवाद है तो वही भूमि हो गया, संपत्ति का विवाद देखेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, फिर सिविल मामले का विवाद देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर इसी में देखा जाए, ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो इसका कारण क्या है ना, इसका कारण क्या है, इसका एक मिनट, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो कारण अगर देखें तो कारण में क्या है कि औपनिवेशिक विरासत इन द सेंस क्या हुआ कि जटिल प्रक्रिया है ना, जटिल प्रक्रिया। तो हमें प्रक्रिया को क्या करना पड़ेगा, साधारण बनाना पड़ेगा। बार बार स्थगन हो जाता है ना। उसके बाद क्या है, बुनियादी ढांचे का कमी है। बुनियादी ढांचे का कमी इन द सेंस क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कोर्ट हॉल कम है, जज का पद खाली है ना। फिर मानवीय कारक है, मानवीय कारक में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका जजों की कमी, उसके बाद प्रशासनिक बोझ, एआई का यूज, अपर्याप्त यूज है यहाँ पर, है ना। तो सरकार इसके लिए कई सारे कदम भी उठा रही है। ठीक है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे अभी। तो आई होप आपको ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि इस आर्टिकल में किसके बारे में बात किया गया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं और हाई कोर्ट के बारे में, उसके कुछ उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। उसके बाद फिर हम इसके क्या कारण है, कारण वगैरह के बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट यानी कि भाग 5 में दिया गया है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 124 से लेकर के 147 तक ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। उसी तरह से उच्च न्यायालय के लिए अगर देखेंगे तो 214 से कितना है, 231 है और भाग 6 में है। और अधीनस्थ न्यायालय अगर देखें तो कितना में होगा, 233 से 237। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय के लिए है। और इस तरह से हमारा ये विभाजित है। सबसे ऊपर में क्या है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट में देखें तो आर्टिकल 124 जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्या करता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बात करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। उसके बाद आर्टिकल 125 न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करता है ना। सीजेआई की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक बनाया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 127 क्या होता है, एडहॉक न्यायाधीश, मतलब सीजेआई की सिफारिश पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी रूप से बुला सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडहॉक। ठीक है, मतलब जो न्यायाधीश है उसको अस्थायी रूप में बुलाना, किसके, सीजेआई के सिफारिश पर, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी न्यायाधीश या एडहॉक न्यायाधीश। ठीक है, और ये किसके बारे में, इस कौन से आर्टिकल में इसकी चर्चा है, तो 127। फिर उसके बाद जो हमारे लिए महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो कितना है, 129 है। ठीक है, याद रखेंगे, न्यायिक अभिलेख न्यायालय, है ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है और यहाँ पर अवमानना की सज़ा देने की भी शक्ति है इसमें। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक हो गया। उसके बाद आर्टिकल 131 ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 131 मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो होता है ना, ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है, जैसे केंद्र और राज्य या फिर केंद्र व अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उन विवाद के मामले को वो सारा मामला किसका, तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, मतलब मूल क्षेत्राधिकार में आ जाएगा। और इसमें फंडामेंटल मामले को छोड़ करके, याद रखिएगा, आर्टिकल 131 में। उसके बाद आर्टिकल 132 है, तो इसमें क्या होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, है ना। इसमें संवैधानिक प्रश्न, जैसे उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र पर अपील, ठीक है, तो इसके लिए। उसी तरह से आर्टिकल 133 अपीलीय क्षेत्राधिकार, जैसे सिविल मामले में हो गया।
फिर आर्टिकल 134 में अपीलीय क्षेत्राधिकार है दंडनीय मामले पर, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपको याद रखनी है वो है आर्टिकल 136, ठीक है। आर्टिकल 136, इसमें किसके बारे में व्यवस्था किया गया है, तो एसएलपी क्या होता है, स्पेशल लीव पिटीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी अदालत या फिर ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति देने की व्यापक शक्ति होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल 137 याद रखेंगे। 137 में क्या है, रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया निर्णय है वह अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकता है, तो इसको आर्टिकल 137 में, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद आर्टिकल 138, ये भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 138 में क्या है, तो जो संसद है, संसद कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद क्या है, आर्टिकल 141 याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर क्या होगा, बाध्यकारी होता है, ठीक है। और आर्टिकल 140 में अतिरिक्त शक्ति है, संसद वही अतिरिक्त शक्ति दे सकती है सुप्रीम कोर्ट को। फिर आर्टिकल 142 सबसे महत्वपूर्ण है ना, सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्या है, तो पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसका यूज क्या है, विवेक है ना, विवेकाधिकार एक तरह से बोल सकते हैं। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट को अलग टाइप का शक्ति मिल जाता है, वो किसी भी चीज़ पे क्या कर सकते हैं, न्याय दे सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी कर सकता है जो न्याय के लिए आवश्यक हो, है ना, जैसे जिस तरह से पीआईएल में उपयोग किया जाता है उसी तरह से आर्टिकल 143 ये भी महत्वपूर्ण है, ये याद रखेंगे। ये न्यूज में भी था, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, है ना। राष्ट्रपति अगर किसी विधि से संबंधित सलाह मांगती है तो सुप्रीम कोर्ट देगी सलाह, है ना, और ज़रूरी है, अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर नॉन बाइंडिंग होता है, ठीक है। इसमें भी आर्टिकल में ये 143 का ए होता है और बी होता है, ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए पे जब देता है सुप्रीम कोर्ट तो वो ज़रूरी हो जाता है, तो सेक्शन ए सेक्शन 2 थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद जो है ये सब ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण है। तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के हो गया। उसके बाद आपको पता ही है कॉलेजियम प्रणाली पर कुछ विवाद वगैरह को लेकर के। अब आते हैं थोड़ा हाई कोर्ट के ऊपर, ठीक है, हम लोग हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट में देखिए कितना सा आ जाएगा, 214 से 231, ठीक है। इसमें क्या है, तो उसी तरह से पहले 214 में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, है ना, कुछ राज्यों में संयुक्त भी है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 215 में क्या है, उच्च न्यायालय, न्यायिक अभिलेख न्यायालय है ये भी। उसके बाद अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण और है, जैसे वेतन भत्ता फिर 20 में हो जाएगा, सेवानिवृत्त के बाद व्यवसाय प्रतिबंध है, फिर 221 के बाद वेतन को लेकर के है, ठीक है। यहाँ पर और जो एक ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 225, ठीक है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, ठीक है, ये है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 226 है ना, रिट याचिका, है ना, रिट जुरिडिक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। ये फंडामेंटल या फिर अन्य उद्देश्यों के लिए ये क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, ठीक है। और ना सिर्फ फंडामेंटल राइट को लेकर के बल्कि अन्य उद्देश्यों में, जैसे एक तो आपको पता है कि आर्टिकल 32 के तहत हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, है ना, प्रोहिबिशन और सेटेरिया और कोवारेंटो, ये सारे रिट जारी किए जाते हैं। तो इनके अलावा भी अन्य उद्देश्यों पर भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करती है, 226 के अनुसार पे रिट जारी कर सकती है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो और इसके बाद क्या बताए थे, एक आपको अधीनस्थ न्यायालय, है ना, अधीनस्थ न्यायालय जो है वो 233 से 237 है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे अधीनस्थ न्यायालय को लेकर के। चलिए, अब ये सब तो हो गया, इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ लेंगे। आज आपके लिए ये होमवर्क रहा कि आपको इसके बारे में जा कर के पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं कि जो हमारा न्यायपालिका है उसका काम क्या है, ठीक है। तो काम क्या है, सबसे पहला चीज़ संविधान की व्याख्या करना, है ना। दूसरा क्या है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, आर्टिकल 32 और 226, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण यानी कि शक्ति संतुलन का भी काम करता है, जुडिशियल रिव्यू हो जाता है यहाँ पे, है ना। संघीय ढांचे का क्या करना, रक्षा करना, केंद्र और राज्य में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाना, तो ये हो जाएगा।
और भारतीय न्यायपालिका का अभी तक का क्या उपलब्धि है, अगर देखा जाए, है ना, उपलब्धियाँ, तो इसमें आप देखेंगे क्या क्या आ जाएगा। मौलिक अधिकारों का विस्तार किया, जैसे जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21। इस पे सिर्फ जीवित रहना ही नहीं है, बल्कि गरिमा पूर्ण जीवन होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, पर्यावरण शुद्ध होनी चाहिए, है ना, गोपनीयता, एआई, आज के समय पे इंटरनेट हो गया, स्वच्छ जल हो गया, इन सारे चीज़ों को शामिल किया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स का क्या क्या है, विस्तार, पहला ये हो गया उपलब्धि। दूसरा क्या हुआ, सामाजिक न्याय का संवाहक के रूप में काम कर रहा है, जैसे पीआईएल के माध्यम से क्या कर रहा है, गरीब और वंचित वर्गों तक ये क्या कर रहे हैं, न्याय पहुंचाने में मदद कर रहा है। उदाहरण स्वरूप बंधुआ मजदूरी को लेकर के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, महिला के अधिकार को लेकर के कई सारे ऐतिहासिक फैसले पीआईएल के माध्यम से आया हुआ है। उसके बाद तीसरा क्या, जैसे ये क्या कर रहे हैं, तो संविधान के मूल ढांचों का रक्षा कर रहा है, जैसे केशवानंद भारती मामला जो आया था 1973 में, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को स्थापित किया, जिससे संसद की शक्ति सीमित हुई और लोकतंत्र की रक्षा क्या हुआ, सुनिश्चित हुआ, है ना। फिर कार्यपालिका पर नियंत्रण, जैसे मैंने बताया, लेकिन आज के टाइम पे वर्तमान समय में इसके सामने कई सारे चुनौतियां हैं। कौन सा चुनौती है, जैसे लंबित मामलों का संकट, है ना, मतलब 5 करोड़ से अधिक, जैसे मैंने आपको डेटा में बताया था, मौजूद है। फिर इसके कारण क्या है, ये जो लंबित मामला है इसका क्या कारण है, तो कारण है न्यायाधीश का कमी है, बार बार स्थगन हो जाता है ना, जटिल प्रक्रिया है। तो इसका प्रभाव क्या हो रहा है, न्याय में देरी हो रहा है, आम जनता का भरोसा कम हो रहा है ना। तो आपको जो मैंने अभी कथन बताया था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और यह स्थिति आज के टाइम पे क्या है, वास्तविक बन चुका है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, न्याय तक पहुंच की असमानता। असमानता कैसे है, न्याय तक पहुंच की असमानता का मतलब क्या हुआ कि न्याय प्रक्रिया महंगी है और साथ में समय लेने वाली है। गरीब और ग्रामीण लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं, यहीं पर जहाँ जिसके पास अधिक पैसा होता है उनको जल्दी न्याय मिल जाता है ना। एक कहावत, एक कथन भी है कि जो न्याय की स्थल है वहीं पर सबसे अधिक भ्रष्टाचार होता है ना। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। उसके बाद जो हो गया, लीगल एड की जो व्यवस्था है अभी भी वो क्या है, कमज़ोर है। भले हमारा जो डीपीएसपी है वहाँ पर व्यवस्था कर दिया गया है। फिर नियुक्ति प्रणाली पर विवाद है, जैसे एनएजेसीओ को लेकर के, फिर कॉलेजियम में क्या बोलते हैं, पारदर्शिता की कमी को लेकर के विवाद आते रहता है। चौथा क्या है कि न्यायिक प्रक्रिया बनाम अतिक्रमण, है ना, जुडिशियल ओवररीच, मतलब न्यायपालिका पर आरोप लगते रखते रहते हैं समय समय पर कि ये अपनी सीमाओं का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। उसके बाद अधीनस्थ न्यायपालिका की स्थिति भी खराब है, जैसे निचली जो अदालत है वहाँ पर बुनियादी ढांचा का कमी है, न्यायाधीशों पर अत्यधिक दबाव है, ठीक है। उसके बाद तकनीकी और प्रशासनिक कमियां हैं, जैसे डिजिटल सिस्टम का सीमित उपयोग है ना, केस मैनेजमेंट का कमी है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं। और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, मतलब जेल में जो कैदी है, अंडर ट्रायल है, वो वर्षों से बिना दोष सिद्ध हुए वो जेल में है। और ऐसे में देखें तो उसके आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता का भी उल्लंघन है। तो सरकार क्या कर रही है ना, क्या सुधार कर सकती है, तो इस सरकार ने इसके लिए जैसे ई कोर्ट प्रोजेक्ट लाया, जिसमें डिजिटल फाइलिंग होगा, वर्चुअल सुनवाई होगा, केस ट्रैकिंग हो जाएगा इसके माध्यम से, है ना, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है केस का, जैसे इससे पारदर्शिता बढ़ेगा, लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है इसके माध्यम से। उसके बाद और क्या 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 है, एडीआर। एडीआर क्या होता है, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एडीआर लोक अदालत, है ना, इसमें मध्यस्थता किया जाता है ताकि जो मामला है उसके बोझ को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। उसके बाद क्या है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट, है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट, एफटीसी बोल सकते हैं। इससे क्या होता है कि त्वरित न्याय के लिए विशेष अदालत गठित किया जाता है अलग अलग उद्देश्यों के लिए, जैसे महिलाओं को जल्दी न्याय दिलाने के लिए, जैसे कोई कोई के रेप केस होता है तो उसको जल्दी सुलझाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाता है ना। और क्या कर सकते हैं आगे की राह सुधार में देखें तो वही संरचनात्मक सुधार कर सकते हैं, जैसे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, है ना, जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना करना। प्रक्रियात्मक सुधार कर सकते हैं, जैसे केस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, अनावश्यक स्थगन पर रोक होना चाहिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग करें आज के टाइम पे, जैसे एआई आधारित सिस्टम होना चाहिए, डिजिटल कोर्ट होना चाहिए। और
न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सस्ती और सुलभ न्याय प्रणाली होनी चाहिए। लीगल एड को मजबूत करना चाहिए। नियुक्ति प्रणाली में सुधार, जैसे कॉलेजियम में पारदर्शिता लाना चाहिए, है ना। संतुलित प्रणाली का विकास करना चाहिए। फिर जवाबदेही, न्यायिक जवाबदेही, जैसे अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म और एथिकल स्टैंडर्ड को भी अपनाना चाहिए। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता जो है न्यायपालिका की प्रभावशालीता पर निर्भर करती है। यदि न्यायपालिका क्या होगा, मजबूत, स्वतंत्र और पारदर्शी होगी तो लोकतंत्र भी क्या होगा, सुदृढ़ होगा। और आज आवश्यकता है कि न्यायपालिका केवल एक विवाद निपटान संस्था न रहकर एक जन उन्मुख और उत्तरदायी संस्था बने। तो निष्कर्ष में बोल सकते हैं यही कि भारतीय न्यायपालिका ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। या न केवल संविधान की संरक्षक है बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की आशा भी है। किंतु वर्तमान चुनौतियों की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। और यदि समय रहते व्यापक सुधार नहीं किए जाए तो न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और प्रभावशालीता क्या हो जाएगी, प्रभावित हो सकती है। तो हमें आवश्यकता है क्या कि न्याय व्यवस्था का क्या करें, निर्माण करें, जिसमें त्वरित, सुलभ, पारदर्शी और उत्तरदायी चीज़ें हो, है ना। और न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है। इस सिद्धांत को वास्तविकता में नहीं बदलने देना है। हमें अपने लक्ष्य को पारित करना है और न्याय को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा और इस आर्टिकल का जो कोर्स पॉइंट है वो भी आप समझ चुके होंगे कि ये क्या है। ठीक है। तो कुछ जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपको पढ़ना है आज, जैसे जुडिशियल एक्टिविज़्म क्या होता है ना, न्यायिक संयम क्या होता है। फिर आप ग्राम न्यायालय के बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। ठीक है। एथिक्स के साथ इसको जोड़ने का काम करिएगा थोड़ा, ग्राम न्यायालय के बारे में पढ़िएगा, तो इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज आप प्रयास करिए कि जब ये वीडियो देख करके आप कंप्लीट करेंगे तो उस टाइम पे आप क्या करें, तो न्यायपालिका को आज कंप्लीट कर लीजिए पढ़ के। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। तो सरकार के द्वारा जैसे जो कदम उठाया गया वो सब मैंने आपको बता दिया, जैसे कि नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म, है ना। उसके बाद जैसे ई कोर्ट प्रोजेक्ट लाया गया, है ना, खाली पद को भरना, ये हो गया, ये सब मैंने आपको बताया। एआई टूल्स का यूज करना यहाँ पर, एडीआर में लोक अदालत मध्यस्थता को बढ़ावा देना, है ना। फास्ट ट्रैक कोर्ट महिलाओं, बच्चों, एससी एसटी मामलों के लिए, ग्राम न्यायालय जैसे गांव के स्तर पर जो अदालतें होती है ना। उसी तरह से नया विकास पोर्टल से इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, इसके लाभ भी है कई सारे। जैसे ई कोर्ट अगर मान लीजिए आ जाता है तो इससे वर्चुअल सुनवाई में गति बढ़ेगी, पारदर्शिता आएगी, है ना। एडीआर से लाखों मामले क्या हुए, निपटे हैं। आम आदमी को सस्ता और तेज न्याय प्राप्त हुआ है ना। महिला बच्चों के मामलों में फास्ट ट्रैकिंग से बेहतर पहुंच हुआ है ना, उनको जल्दी से न्याय मिला है। और इन सब प्रभाव के कारण अगर ई कोर्ट जो जब से आया हुआ है तब से हम देखते हैं कि 2014 से लेकर 2025 के बीच में 169% की वृद्धि हुई है क्या, न्याय को डिस्पोज करने में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फायदे हैं, लेकिन कुछ हानि भी है। अगर सोचिए कि न्यायपालिका अगर लंबी होती है ना, न्यायिक प्रक्रिया अगर लंबी होती है तो इससे क्या होता है कि निर्दोष जेल में रह जाते हैं ना, आजीविका प्रभावित हो जाती है, समाज में अशांति फैलती है, कानून के शासन पे विश्वास में कमी आ जाती है लोगों में, आर्थिक नुकसान होता है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती है। गरीब सामाजिक नुकसान भी होता है, जैसे किसानों गरीबों का शोषण होगा, गरिमा का हानि होता है। अमीर देरी अमीर तो झेल सकता है लेकिन गरीब नहीं झेल सकता है, असमानता बढ़ने लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। मिलते हैं इसी तरह के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।